एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 11 का चैप्टर 2 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट नंबर 8। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हमें कहता है लाइन स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेनेशन दीजिए लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो मेंशन किया था सेक्शन 2.3.3 के अंदर, कैन बी एक्सप्लेन क्वांटिटिवली। आप इसे क्वांटिटिवली एक्सप्लेन करते हो यूजिंग बोहर मॉडल अकॉर्डिंग टू एजम्पशन 2। आपका जो एजम्पशन है 2 के अकॉर्डिंग कहता है जो रेडिएशंस होती है ना, वो एब्जॉर्ब होती हैं अगर इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है ऑर्बिट में स्मॉलर प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर। जहां पे रेडिएशंस क्या करती हैं, आपकी एमिट करती हैं इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर ऑर्बिट के अंदर। ध्यान दीजिए क्या बोला है इन्होंने, बोला है कि जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन आपका स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आएगा। बट अगर रेडिएशन एमिट होती है तो इलेक्ट्रॉन आपका हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई आपको कि अगर आपके पास रेडिएशन एब्जॉर्ब है तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम से ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। और अगर आपकी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, हायर से लोअर ऑर्बिट के अंदर जंप करेगा। एनर्जी गैप क्या होता है आपका, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब डेल्टा ई निकालना है तो ई फाइनल क्या हो जाएगा, आर एच बाय में एन एफ की 2 माइनस आर एच अपॉन में एन आई का 2। अब यहाँ पे अगर हम डेल्टा ई निकालना चाहते हैं तो आर एच को हमने दोनों में कॉमन ले लिया। अब माइनस को आप क्या करोगे, खोलोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इनिशियल वैल्यू आपकी आगे आ गई, फाइनल आपका पीछे चला गया। अब आपको पता है आर एच इज रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.18 10 की पावर -18 होती है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट में कहता है कि जो म्यू है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई अपॉन मतलब आर एच अपॉन में एच, और ये आपका क्या हो जाएगा, एन आई और एन एफ स्क्वायर। अब वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2.18 डिवाइड बाय आपकी जो एच की प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये वही इनिशियल माइनस फाइनल। सिमिलरली जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, दोनों को डिवाइड करके वैल्यू होगी 3.29 10 की पावर 15, 1 बाय इनिशियल माइनस 1 बाय फाइनल। अगर मैं बात करती हूँ म्यू बार वेव नंबर की, तो फ्रीक्वेंसी अपॉन सी, आर एच अपॉन एच सी हो गया। आप वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.09677 10 की पावर 7 फाइनल माइनस इनिशियल। अब कहता है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अगर फाइनल की वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा हो जाती है तो पैरेंथेसिस क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा और एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। बट वही अगर आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रा होता है तो आपकी जो एन आई की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी एन एफ से, और डेल्टा ई क्या चला जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा और एनर्जी क्या होगी, आपकी रिलीज होगी। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको। कहता है कि अगर मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ना, तो एन एफ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और एन आई की कम हो जाएगी। तो हमारी जो वैल्यू पैरेंथेसिस है, मतलब जो आपकी एनर्जी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और एनर्जी को सोखेगा। बट वहीं अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करती हूँ तो मेरे पास इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा आएगी और फाइनल की कम आएगी। तो डेल्टा ई क्या करेगा, आपका एनर्जी को रिलीज करेगा। एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ 2.17 क्या होता है, रेडबर्ग डिलीवर करता है इंपीरिकल फॉर्मूला डाटा, जो स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर यूज किया जाता है। अब एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा को एसोसिएट किया जाता है पर्टिकुलर ट्रांजिशन के साथ हाइड्रोजन एटम में। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अलग अलग पॉसिबल्स होती हैं ट्रांजिशंस की, जो हम ऑब्जर्व करते हैं और लीड करता है लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर। यहाँ पे जो ब्राइटनेस होती है डेंसिटी की, वो स्पेक्ट्रल लाइन की डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर, जहाँ पे वेवलेंथ क्या है, सेम है, और फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब और एमिट करता है। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉब्लम नंबर 2.10 की, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है फोटोन की, जो एमिट करती है ट्रांजिशंस के अंदर। तो ट्रांजिशन की स्टेट का n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि इनिशियल स्टेट तो 5 है, फाइनल स्टेट 2 है। अब एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया था कि अगर इनिशियल में आपका n ज़्यादा है और f आपका कम है तो एमिशन स्पेक्ट्रा आ गया, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आप फॉर्मूला लगा दो बाल्मर सीरीज का 2.18 10 की पावर -18, 1/5 2 का स्क्वायर, 1 - 1/2 का स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब कहता है ये एमिशन एनर्जी है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी फोटोन की क्या हो जाएगी, गिवन हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई हम पीछे रिलीज कर चुके हैं 4.28 10 की पावर -19। यहाँ पे आपने क्या लिखा है 4.58, तो आपकी यहाँ पे क्या होगी 28 आएगा, 4.28 10 की पावर -10। आप इसको डिवाइड करोगे, लैम्डा आ जाएगा सी अपॉन वी। सी आपको पता है 3 × 10 की पावर 8, और म्यू हम फ्रीक्वेंसी अभी निकाल ही चुके हैं। तो वैल्यू आएगी आपके पास 434 नैनोमीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट एच ई पॉजिटिव। अब कहता है आपके पास ऑर्बिट दिया है एच ई पॉजिटिव का, तो एनर्जी रिलीज करता है।
तो ई एन क्या हो जाता है 2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 2 है, तो आप पुट कर दो 1 पुट करेंगे आप और आपकी जेड की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है आपके पास। सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ गई। बट हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने को बोला, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट आपको पता है 0.0529 एन स्क्वायर बाय में जेड होता है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एन की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 2 है, वैल्यू आ जाएगी 0.02645 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, अब वो जो बोहर मॉडल है उसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि आप थ्योरी तो दे रहे हो बट आपकी थ्योरियों में कोई ना कोई कमी है। अब कोई भी साइंटिस्ट है अगर वो दे रहा है कोई थ्योरी तो कोई ना कोई आ जाता है पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अंदर कमी निकालने। ऐसा ही सेम बोहर मॉडल के साथ हुआ। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या करता है, वाज नॉट डाउट एन इम्प्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उन्होंने रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को इंप्रूवमेंट नहीं किया। इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी के लिए लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ उन्होंने यही बताया, उन्होंने बाकी किसी और का न्यूक्लियर मॉडल नहीं दिया। बोहर मॉडल ने सिर्फ सिंपली कुछ पॉइंट थे, सबसे पहला ये फेल हुआ फाइनल डिटेल्स के लिए, जहाँ पे ये क्या करता है हाइड्रोजन एटम ऑफ स्पेक्ट्रा को क्या करता है ऑब्जर्व करता है। जब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करता है तो यूजिंग करता है सोफेस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। ये जो मॉडल होता है अनेबल होता है एक्सप्लेन करने के लिए स्पेक्ट्रम ऑफ एटम को अदर देन हाइड्रोजन। हीलियम एटम क्या करता है, प्रोसेस करता है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, और बोहर मॉडल अनेबल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो जीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो स्टार्क इफेक्ट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। तो ये एबिलिटी नहीं थी कि हमारे जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट मेंशन हियर वन नीड ए बेटर थ्योरी। एक हमें बेटर थ्योरी की नीड है विच कैन एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम, जो हमें एक साइलेंट फीचर दे कॉम्प्लेक्स एटम के। होप सो आज की वीडियोस आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपके न्यूमेरिकल्स और लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल के बारे में डिस्कस किया है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।